खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग एक कमरे में अकेले सो रहे हों और आपको पता हो कि आपके अलावा कमरे में कोई और नहीं है, मगर अचानक आपको बस आवाज़ आए कि जैसे किसी ने आपका नाम लिया है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी हमें भेजी है इम्तियाज़ ने, जिनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या तकरीबन 9 साल पहले का है, जब हमें नाना के इंतकाल पर कराची से गुजरात जाना पड़ा था। मेरे नाना और नानी गुजरात में रहते थे। नानी के इंतकाल के बाद नाना बिल्कुल अकेले हो गए थे। हमने नाना को काफ़ी बोला कि नाना आप हमारे पास कराची आकर रहें, क्योंकि नाना की सिर्फ 2 ही बेटियां थीं। एक मेरी अम्मी जो कि शादी होकर कराची आ गई थी, और दूसरी मेरी खाला जिनकी शादी अमेरिका में हो गई थी। मगर नाना हमेशा हमें मना कर देते कि मैं गांव देहात का रहने वाला हूं, मैं शहरों में नहीं रह सकता। जब नाना के इंतकाल की खबर आई तो मेरी खाला जो कि अमेरिका में रहती थीं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने उनको ट्रैवल करने से मना कर दिया कि इनकी कंडीशन अभी ट्रैवल के काबिल नहीं है। तो उनकी जगह उनका बेटा जुनेद अमेरिका से आ गया। जब तक हम गुजरात पहुँचे उसके अगले दिन खाला का बेटा भी आ गया। मेरी और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। गुजरात में नाना का एक छोटा सा मकान था। ग्राउंड फ्लोर पे 3 कमरे थे और ऊपर छत पे 1 कमरा था। तदफीन वगैरह से फारिग होकर हमने और दूसरे रिश्तेदारों ने फ़ैसला किया कि नाना के घर में ही रुकते हैं 40वें तक, क्योंकि गांव में काफ़ी रिश्तेदार थे अम्मी लोगों के। मेरी बहन के एग्ज़ाम्स थे, तो 2 दिन बाद वो और अब्बू वापस कराची चले गए। अब घर में बस मैं, अम्मी, जुनेद और अम्मी की कुछ कज़नें थीं। जून जुलाई का मौसम था तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाया करती थी। मैं जब से यहाँ आया था मैंने नोट किया था कि छत वाले कमरे पर ताला लगा हुआ था। मैंने 2-3 बार अम्मी को भी कहा कि अम्मी इसकी चाबियाँ कहाँ हैं, रात को इतनी गर्मी होती है तो मैं ऊपर जाकर सो जाया करूँगा। मगर डेली अम्मी को टाइम ही नहीं मिलता था कि कहीं चेक करें, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक तो कोई ना कोई आता ही रहता था। इसी में 3-4 दिन और गुजर गए और जुनेद भी वापस अमेरिका चला गया, क्योंकि वहाँ खाला की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब घर में बस मैं, अम्मी और अम्मी की कुछ कज़नें थीं। हम सबको 40वें तक यहीं रुकना था। जुनेद के जाने के बाद एक दिन मैंने नाना के घर में चाबी ढूंढना शुरू की। पूरा घर छान मारा मगर चाबी नहीं मिली, और जो भी चाबियाँ मिली वो उस ताले में लगती ही नहीं थीं। मैंने सोचा कि ताला तोड़ देता हूँ, बाद में नया लगवा लेंगे, क्योंकि वैसे भी अब ये मकान तो खाली ही रहना था। अगले दिन मैं जाकर उस रूम का ताला तोड़ने लगा। एक लोहे की रॉड ज़ोर ज़ोर से मारने के बाद आखिरकार वो ताला टूट गया। जैसे ही मैं कमरा खोलने लगा तो दरवाज़ा काफ़ी जाम था। मैंने ज़रा ज़ोर से धक्का दिया तो कमरा खुल गया। अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, हर तरफ जाले थे, अंदर सांस लेना तक मुहाल हो गया था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया और दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि मिट्टी ज़रा बाहर निकल जाए और ज़रा ताज़ी हवा जाए अंदर। थोड़ी देर खुला रहने के बाद जब मैं दोबारा अंदर उस कमरे में गया तो अंदर कुछ पुराना सामान था, और उसी कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा था जो कि स्टोर का था, और वो पहले से ही खुला हुआ था। जब मैं स्टोर में गया तो वहाँ भी पुराना सामान रखा हुआ था। मैंने नीचे जाकर अम्मी को बताया कि मैंने ताला तोड़ दिया है। अब आप ऐसा करें कि किसी को बुलवा लें ताकि ऊपर की सफाई करवा सकें। सफाई करवाने के बाद रात को मैं सोने के लिए ऊपर चला गया और अपने साथ चारपाई ले गया। रात को मैं छत पर टहल रहा था कि मुझे अचानक कमरे में किसी का साया महसूस हुआ, क्योंकि कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने जाकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरा ख्याल होगा और मैं वहीं छत पर टहलने लगा। कुछ देर बाद नींद महसूस हुई तो कमरे में जाकर लेट गया और दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि हवा आती रहे। लेटे लेटे अचानक मुझे नींद आ गई। मैं सो रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा
बहुत ज़ोर से बंद हुआ। आवाज़ इतनी शदीद थी कि मैं नींद में ही चीख पड़ा। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। अचानक इतनी आवाज़ से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने 2 मिनट के लिए सांस ली और उठ के कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया था कि हवा इतनी भी तेज़ नहीं थी कि ये इतनी ज़ोर से बंद हो। इसके बाद मैंने दरवाजे के आगे चेयर रख दी और वापस आकर लेट गया और कुछ ही मिनटों में फिर से मेरी आंख लग गई। अभी मैं सोया ही होऊंगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वजूद पे किसी ने अपना पूरा वज़न रख दिया हो, जैसे बाहर नहीं आ जाता, जिसमें आप जाग भी रहे होते हो मगर हिल नहीं पाते हो, बिल्कुल वैसे ही। अब कमरे में अंधेरा था। मैं उठा हुआ था या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैं हिल नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक इसी कैफियत में रहने के बाद अचानक मुझे लगा कि वो भार मेरे ऊपर से हट गया है। मैं जल्दी से हिला। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पूरे जिस्म में ताकत नहीं है और इसी कैफियत में मैं दोबारा सो गया। मैं गनूदगी में होऊंगा कि मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे कमरे में आया है और मेरे बेड के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया है और थोड़ी देर बाद वो स्टोर में चला गया। मैं उठना चाहता था मगर मेरा जिस्म बिल्कुल नढाल हो गया था। खैर, अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे कंधों में और हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कितने घंटों कोई काम किया हो। सुबह मैंने अम्मी से पूछा कि आप लोगों में से कोई ऊपर आया था क्या रात को, मगर अम्मी ने कहा कि मैं तो नहीं आई, शायद कोई और आया हो, क्योंकि घर में और भी लोग थे। तो तभी मैंने बात को जाने दिया कि क्या पता कौन आया हो। अगली रात को मैं जब नीचे से ऊपर आने लगा तो उस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आया दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे कमरे की लाइट्स ऑफ थीं, जबकि मैं खुद थोड़ी देर पहले ऑन करके नीचे गया था। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई बेड के ऊपर से उठकर स्टोर में गया हो। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की और फ़ौरन जाके स्टोर में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे अब अजीब महसूस हुआ कि ये क्या देखा था मैंने, या ये मेरा वहम था। इसके बाद मैं बेड पर आकर लेट गया और लाइट्स ऑन ही रहने दी। उस कमरे में आज एक अजीब सी ठंड ठंड महसूस हो रही थी, जबकि जून जुलाई के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इतने में मुझे मेरी बहन की कॉल आ गई और मैं उससे बात करने लगा। मैं कमरे में बात कर ही रहा था तो बाहर छत पर किसी के चलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। मुझे लगा कि शायद कोई नीचे से आया होगा और मैं बात करता रहा। वो चलने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब कॉल बंद हुई तो मैंने सोचा कि दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने के लिए आया तो जब मेरी नज़र छत पर पड़ी वहाँ कोई नहीं था। मैं एकदम परेशान हो गया कि अरे, अभी तो आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई टहल रहा हो, तो अभी अचानक कहाँ गए। मैंने ऊपर से नीचे की तरफ झांका तो सीढ़ियों पर भी अंधेरा था और वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। मेरे जहन में अभी तक कोई ऐसी सोच नहीं आई थी कि जैसे कोई और मखलूक है यहाँ पर। मैं इसके बाद कमरे में आया और आकर लेट गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। मैं करवट लेके लेटा हुआ था कि अचानक मुझे यूँ लगा कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे लेटा हुआ है। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मुझे अब ज़रा डर लगने लग गया था। पहले मैंने सोचा कि नीचे चला जाता हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि कुछ नहीं होता, सो जाता हूँ। और यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। अभी सोए हुए घंटा ही गुजरा होगा कि फ़ोन नीचे गिरने की आवाज़ की वजह से मेरी आंख खुल गई। टाइम कोई रात के 2 बज रहे होंगे। मैंने देखा कि मेरा फ़ोन बेड से नीचे गिरा हुआ है। मैंने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और वापस सोने की कोशिश करने लगा कि मुझे रूम में पड़े सामान में कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई सामान को छेड़ रहा हो या हिला रहा हो। मैं अभी उठकर देखने ही लगा था कि कमरे का दरवाज़ा मेरे सामने ही सामने आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा पकड़ा और उसके आगे चेयर रख दी। मैं अभी वापस मुड़ा ही था कि वो चेयर ज़ोर से हवा में उड़ती हुई मुझे आकर लगी और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। वो चेयर इतनी ज़ोर से लगी थी कि मैं वहीं गिर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी।
مجھے لگا کہ جیسے میرا دل بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ابھی میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے زور زور سے پوچھا کہ کون ہے، کون ہے؟ تو اسٹور روم کا دروازہ ہلکا ہلکا ہلنا شروع ہو گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میری حالت اس وقت کیا تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرا گلا بند کر دیا ہے۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اسٹور روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے تک جو ماحول پرسکون تھا وہ اب پرسکون نہیں رہا تھا۔ میرا بس یہی دل کر رہا تھا کہ میں جلدی سے بھاگ کر اس کمرے سے باہر نکل جاؤں اور نیچے چلا جاؤں۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگا کہ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بیڈ کے اوپر چڑھا ہے۔ بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مگر بیڈ کے اوپر چڑھنے کی آواز میں صاف صاف سن سکتا تھا۔ میں نے زور سے امی کو آوازیں دینا شروع کر دیں مگر امی کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ نیچے والی منزل میں کمروں میں تھے اور میں یہاں اوپر پھنسا ہوا تھا۔ میرے پیچھے جو سامان کا بیگ رکھا ہوا تھا وہ ہلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں وہیں رونے لگ گیا۔ ڈر کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی اور کوئی نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا تھا کہ اتنے میں ہی کمرے کی لائٹس آف ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں سمجھ گیا تھا کہ میری موت پکی ہے۔ میں بار بار اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں آخر اوپر آیا ہی کیوں تھا۔ اب پورے کمرے میں اندھیرا تھا، اوپر سے وہ سامان کی ہلچل اور اسٹور روم کے دروازے کا ہلنا جاری تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ کتنا خوفناک منظر تھا۔ میں جب آپ کو یہ کہانی بتا بھی رہا ہوں نا تو میں خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اسٹور روم کے اندر سے سفید دھوئیں جیسا کچھ نکل رہا ہے۔ میں نے ہمت کی اور اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اسٹور کے دروازے کی طرف ماری تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کون سی مخلوق تھی۔ وہ دھوئیں جیسا کچھ تھا مگر اس دھوئیں میں مجھے صاف صاف کسی کا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے صاف صاف آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں جو مجھے بہت غصے میں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے چیختے ہوئے ٹارچ نیچے کر دی مگر ابھی بھی مجھے صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ اتنے میں ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ سا رکھا۔ وہ ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، جیسے کوئی برف ہو۔ میں نے مزید چیختے ہوئے رونا شروع کر دیا اور پوری ہمت کر میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنا شروع کر دیا کہ پھر سے کسی نے میری گردن کو پکڑ لیا۔ میں نے چیختے ہوئے یا اللہ پاک مدد فرما کہا اور دروازہ زور سے کھینچا تو دروازہ کھل گیا اور میں جلدی سے باہر کی طرف بڑھا اور چھت پر آ کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور اندر کی طرف سے کنڈی لگانے کی آواز آنے لگی۔ میں گرتا پڑتا نیچے کی طرف بھاگا اور امی لوگوں کو اٹھایا۔ میری حالت دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے سب بات بتائی اور اس کے بعد جب امی نے میرا کندھا دیکھا تو وہاں بالکل لال نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسکن چھیل دی ہو۔ دوسرے دن جب سب اوپر گئے اور دروازہ کھولنے لگے تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب ڈر گئے اور کہا کہ بہتر ہے کہ بند ہی رہنے دو، پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند ہے، نہ جانے کون سی مخلوق ہے اندر۔ اس کے بعد ہم واپس آ گئے کیونکہ میری طبیعت کافی خراب تھی اور کئی دنوں تک میری طبیعت خراب رہی، یہاں تک کہ مجھے فٹس پڑنے لگ گئے تھے۔ مگر ڈاکٹر اور روحانی علاج کروانے کے بعد میں بہتر ہو گیا۔ مگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ مجھے اکثر خواب میں بھی وہ دھوئیں جیسا سایہ دکھائی دیتا تھا۔ ہم ابھی بھی نانا کے گھر میں جاتے ہیں مگر چھت والے کمرے میں کوئی نہیں جاتا، وہ آج تک اندر سے لاک ہے۔ اس کے علاوہ پورے گھر میں کبھی بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی، ورنہ اس دن میرے سامنے صرف موت تھی۔ تو دوستو، میں تو خود امتیاز کی یہ کہانی سن کر تھوڑا خوف زدہ ہو گیا ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی ایسے کمرے کے باہر ہوں جس کے اندر سے آپ کو کنڈی لگانے کی آواز آ رہی ہو مگر آپ کو پتہ ہو کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں امتیاز کا، جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے یہ خوفناک واقعے کو میرے ساتھ شیئر کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں دنیا تک ان کا یہ واقعہ پہنچاؤں۔
अल्लाह पाक हम सब को इस तरह की मखलूक़ात से महफूज रखे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को भी इम्तियाज़ की ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आज की इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई खौफनाक वाक़या, ये कहानी है, तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए पुरअसरार किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।